आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुल्क को आज मिलेगा नया चीफ जस्टिस। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में जस्टिस संजीव खन्ना को दिलाएंगी नए चीफ जस्टिस का हलफ। वजीर आजम मोदी गुजरात के वड़ताल में श्री स्वामी नारायण मंदिर की 200वीं सालगिरह की तकरीबात में करेंगे शिरकत। अकीदतमंदों से भी करेंगे खिताब। झारखंड की 43 सीटों के लिए पहले मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम आज होगी खत्म। पीएम मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत डायलॉग प्रोग्राम में बीजेपी कारकुनों को देंगे जीत का फॉर्मूला। तेरह नवंबर को होने वाले 10 रियासतों की 33 असेंबली सीटों के ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम का आज आखिरी दिन। राहुल प्रियंका वायनाड में करेंगे रोड शो। महाराष्ट्र कांग्रेस ने 23 बागियों को पार्टी से निकाला। और रूस के नायब वजीर आजम भारत दौरे पर आज मुंबई में रूस भारत बिजनेस फोरम में करेंगे शिरकत। इख्तिसादी तिजारती ताल्लुकात को फरोग देने पर दिया जाएगा जोर। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। मुल्क को आज नया चीफ जस्टिस मिलेगा। जस्टिस संजीव खन्ना आज मुल्क के 51वें चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ लेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू उन्हें राष्ट्रपति भवन में ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगी। जस्टिस खन्ना आर्टिकल 370 की मनसूखी जैसे सुप्रीम कोर्ट के कई तारीखी फैसलों का हिस्सा रहे हैं। संजीव खन्ना जस्टिस DY चंद्रचूड़ की रिटायरमेंट के बाद इस ओहदे पर फाइज हैं। और झारखंड में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की 43 असेंबली सीटों पर इंतखाबी मुहिम आज थम जाएगी। इस मरहले में कुल 683 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसके पेश नजर एनडीए ने मुहिम में पूरी ताकत झोंक दी है। अमित शाह आज सरायकेला, समडेगा और तमाड़ा असेंबली हलके में अवामी इजलास से खिताब करेंगे। चंपाई सोरेन सरायकेला में कमल के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि समडेगा से श्रद्धा नंदन बेसरा और तमाड़ सीट से राजा पीटर एनडीए के उम्मीदवार हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ नगर अटारी, हुसैनाबाद, पांकी और डेल्टनगंज में लगातार 4 अवामी जलसों से खिताब करेंगे। मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव गढ़वा और समरिया में इंतखाबी तशरीर करेंगे। आज मिथुन चक्रवर्ती भी बहरागोड़ा, घाटशिला और पोटका में 3 रैलियां भी करेंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के वड़ताल में श्री स्वामी नारायण मंदिर की 200वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत करेंगे। इस मौके पर वो वहां मौजूद अकीदतमंदों से भी खिताब करेंगे। श्री स्वामी नारायण मंदिर कई दहाइयों से लोगों की समाजी और रूहानी जिंदगी पर गहरा असर डाल रहा है। झारखंड की जंग जीतने के लिए चाहे वो हुक्मरान पार्टी हो या अपोजिशन पार्टी, वो पूरे जोरों शोर से मुहिम चला रहे हैं। बीजेपी के स्टार कैंपेनरों में से एक वजीर आजम तेजी से रैलियां कर रहे हैं। इस सिलसिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी बूथ कारकुनों से बात करेंगे और उन्हें जीत का फॉर्मूला देंगे। वजीर आजम मेरा बूथ सबसे मजबूत प्रोग्राम के तहत पार्टी कारकुनों से बराह रास्त बातचीत करेंगे। इस मुहिम के जरिए वजीर आजम मोदी बूथ कारकुनों से बातचीत करेंगे और उन्हें झारखंड में जीत के लिए तहरीक देंगे। इसके साथ ही इस प्रोग्राम में मरकजी हुकूमत की तरफ से रियासत में किए गए तरक्याती कामों और जारी मुहिमात के बारे में भी बातचीत होगी। झारखंड असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की मुहिम के आखिरी दिन हुक्मरान झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। रियासत के वजीर आला और पार्टी के स्टार कैंपेनर हेमंत सोरेन और उनकी अहलिया कल्पना सोरेन बड़े पैमाने पर रैलियां करके वोटरों को राग़िब करने में मसरूफ हैं। हेमंत सोरेन आज कई मकामात पर इंतखाबी जलसा करेंगे। इसी तरह झारखंड कांग्रेस के तजुर्बाकार रहनुमा भी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं।
मुहिम के दौरान तजुर्बेकार रहनुमा अवाम से पार्टी उम्मीदवार की जीत को यकीनी बनाने की अपील करेंगे। और वायनाड लोकसभा ज़िमनी इंतखाब की मुहिम का आज आखिरी दिन है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आज वायनाड में प्रियंका गांधी के साथ रोड शो करेंगे। कांग्रेस ने पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी को वायनाड में होने वाले ज़िमनी इंतखाब के लिए मैदान में उतारा है। प्रियंका गांधी वायनाड में मुसलसल इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। प्रियंका गांधी ने कल सुबह वायनाड में रोड शो किया और वहां ईसाई बिरादरी के लोगों से मुलाकात की। वायनाड में सहरुखी मुकाबला है। प्रियंका गांधी के अलावा बीजेपी के नव्या हरिदास और बाएं इत्तेहाद के सत्यान मोकरी इंतखाबी मैदान में है। और 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात से पहले महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले ने सख्त कार्रवाई करते हुए 23 बाकी उम्मीदवारों को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। कांग्रेस पार्टी के मुताबिक पार्टी ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि वो महाविकास अघाड़ी के सरकारी उम्मीदवारों के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने झारखंड में बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है। शिकायत में कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया बैच पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, इंडियन नेशनल कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के लीडरों के खिलाफ इल्जामात और जवाबी इल्जामात लगाते हुए एक इश्तेहार शाये किया है। कांग्रेस के तर्जुमान जयराम रमेश ने इस शिकायत की कॉपी शेयर करते हुए कहा कि बीजेपी इस इश्तेहार के जरिए वोटरों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है और मिसाली ज़ाब्ता अखलाक के तहत किसी सियासी जमात, रहनुमा या उम्मीदवार को मुखालिफ जमातों के खिलाफ मुहिम चलाने की इजाजत नहीं है। कांग्रेस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इस मामले में फौरी कार्रवाई करेगा और इसे उसके मंतकी अंजाम तक ले जाएगा। झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग 2 मरहलों में 13 और 20 नवंबर को होनी है। बीजेपी रहनुमा प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस के मंशूर पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की तरफ से किए गए ऐलानात मुकम्मल बकवास हैं क्योंकि जिन रियासतों में वो इख्तिदार में हैं वहां उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। उन्होंने जो घोषणा की है एकदम बकवास है। हिमाचल में उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम 1 लाख युवकों की भर्ती करेंगे हर साल। 1.5 लाख पद परमानेंटली रद्द कर दिए और 2 साल भर्ती को बंद करी। उन्होंने महिलाओं को 2000 रुपए देने वाले थे, नहीं दे रहे। उन्होंने कहा था ओल्ड पेंशन लागू करेंगे। तेलंगाना में बेरोजगारों को भत्ता 3000 रुपए और महिलाओं को 2000 रुपए ये बताया था। 1.5 साल हो गया, अभी तक शुरू नहीं हुआ। कर्नाटक में उन्होंने कहा था कि किसानों को 8 घंटे फ्री बिजली देंगे, बिजली आ ही नहीं रही है इतना। और 10 रियासतों की 33 असेंबली सीटों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम आज खत्म हो जाएगी। ऐसे में तमाम सियासी पार्टियों ने इंतखाबी मुहिम में पूरी ताकत झोंक दी है। इन 33 असेंबली सीटों में आसाम की 5, बिहार की 1, छत्तीसगढ़ की 1, गुजरात की 1, कर्नाटक की 3, केरल की 1, मध्य प्रदेश की 1, मेघालय की 7, सिक्किम की 2 और मगरबी बंगाल की 6 सीटें शामिल हैं। इन असेंबली सीटों पर तमाम पार्टियों के सरकर्दा रहनुमा इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू होगी। 13 नवंबर को वोट डालने के बाद 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। वहीं केरल की 1, पंजाब की 4 और यूपी की 9 असेंबली सीटों के लिए ज़िमनी इंतखाबात 20 नवंबर को होंगे और नताइज का ऐलान 23 तारीख को होगा। काबिल जिक्र है कि इन रियासतों में कई त्योहारों की वजह से वोटिंग कम होने के खदशे के बाइस कांग्रेस, बीजेपी समेत मुतादिद पार्टियों ने 13 नवंबर को होने वाली वोटिंग को मुलतवी करने की इलेक्शन कमीशन से अपील की थी। वायनाड लोकसभा सीट पर होने वाले ज़िमनी इंतखाब के लिए भी वोटिंग 13 नवंबर को होगी, जिसके लिए आज इंतखाबी मुहिम थम जाएगी। और झारखंड सरायकेला में मुकाबला दिलचस्प है। यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के गणेश महाली झारखंड के साबिक वजीर आला चंपई सोरेन के खिलाफ उम्मीदवार हैं और हमारे नामानिगार कुमार आलोक ने उनसे खुसूसी बातचीत की।
जमशेदपुर की सबसे चर्चित सीट सरायकेला, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ गणेश महाली पहले भी लड़ चुके हैं और अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हैं। गणेश महाली जी, आप पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव लड़ रहे हैं। कितना बड़ा चुनौती है आपके सामने चंपई सोरेन को लेकर के? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरायकेला विधानसभा परंपरा सीट है। विगत 6 टर्म से यहाँ से झारखंड मुक्ति मोर्चा जीतते आया है, इसलिए हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। जिस तरह हमारे सरायकेला विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ताओं का उत्साह और जो जनता का जो आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, इससे प्रतीत होता है कि निश्चित रूप से इस बार फिर से इंडिया गठबंधन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के साझा प्रत्याशी सरायकेला विधानसभा जीत सुनिश्चित होने जा रहा है। आपको कोई असहजता महसूस नहीं हो रही कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, भारतीय जनता पार्टी के कैडर से वोट मांगने जाते थे, उनका समर्थन लेते थे और आज विपरीत एकदम झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैडर से आप वोट मांग रहे हैं, तो आपको कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा है? हम जब भी हम बीजेपी में भी थे तो हम उस बीजेपी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ हमारा पार्टी से संबंधित नहीं, उसका परिवार से संबंधित रहा। शुरू से मेरा दिल से जुड़ा हुआ मेरा वो आज भी उन लोगों के साथ मेरा संबंध है, इसलिए हमको कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। हमें उनका एक परिवार का एक बच्चा है, उनका परिवार के एक सदस्य के रूप में हम उन लोगों का सेवा करने का काम किया है और इससे प्रतीत होता है कि सरायकेला विधानसभा के जनता विगत 25 वर्षों से हमने निस्वार्थ भाव से लोगों का बीच दिन रात सेवा करने का काम किया। इस नाते हमको सरायकेला विधानसभा की जनता इस बार आशीर्वाद देने जा रहे हैं। क्या चाहेंगे कि अगर आप जीतते इस क्षेत्र से तो कौन सी ऐसी समस्या है जो 3 प्रमुख समस्याएं हैं जिसको आप दूर करने का प्रयास करेंगे? कई ज्वलन समस्या, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोड, रास्ता, नली, गली, सिंचाई जैसा महत्वपूर्ण है, शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण मुद्दा है जो कभी क्षेत्र में कभी काम करने का कभी प्रयास नहीं किया है और ऐसे मुद्दाओं को लेकर जनता का भी हम जा रहे हैं। तो ये थे गणेश मोहाली जो बराबर चंपई सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ते आए हैं सरायकेला से और इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं चंपई सोरेन के खिलाफ जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और इनका कहना है कि हम विकास के नाम पर क्षेत्र की जनता से अपना वोट मांग रहे हैं। कैमरामैन शिवशंकर सुमन के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, सरायकेला। अगली खबर का रुख करते हैं। रूस के पहले नायब वजीर आजम डेनिस मांतोरोव आज और कल हिंदुस्तान के दौरे पर रहेंगे। ये दौरा 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के मकसद से किया जा रहा है। मांतोरोव के इस दौरे के जरिए दोनों ममालिक के दरमियान इक्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को फरोग देने पर जोर दिया जाएगा। मांतोरोव आज मुंबई में रूस इंडिया बिजनेस फोरम के मुकम्मल इजलास में शिरकत करेंगे। हिंदुस्तान के वजीर खारजा एस जयशंकर ने डेनिस मांतोरोव के दौरे हिंदुस्तान पर एक्स पर लिखा है कि मुझे आज हिंदुस्तान में रूस के पहले नायब वजीर आजम डेनिस मांतोरोव का इस्तकबाल करते हुए खुशी हो रही है। हम इंडिया रूस बिजनेस फोरम में हमारी शिरकत के मुंतज़िर हैं। और उत्तर प्रदेश की बहराइच में मूर्तियों को दरियाए बुर्द करने के दौरान तशद्दुद के बाद जारी करदा इन्हदामी नोटिस को चैलेंज करने वाली PIL की आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में समाअत होगी। इससे कबल गुज़श्ता बुध को समाअत के दौरान अदालत ने रियासती हुकूमत को ज़बानी हिदायत दी थी कि वो कोई ऐसी कार्रवाई न करे जो कानूनी ना हो। अदालत ने अगली समाअत 11 नवंबर को मुकर्रर की थी। रियासती हुकूमत को 4 निकात पर अपना जवाब दाखिल करने और दरख्वास्त गुजार को उन पर एतराज़ात दाखिल करने का वक्त दिया था। और दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में एहतराम इंसानियत व मज़ाहिब आलम के उन्वान से 2 रोज़ा 35वां ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस कल इख्तिताम पसीर हुआ। मस्जिद नबवी के इमाम डॉक्टर अब्दुल्ला बिन अब्दुल रहमान अल बोईजान ने कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुसलमान मुल्क की तामीर व तरक्की और अमन व उखुवत के फ़रोग़ में अपना ईमानी किरदार अदा करें। वहीं मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद के अमीर मौलाना असगर अली इमाम मेहदी सलफ़ी ने कहा कि इस्लाम अमनो आश्ती और भाईचारे का मजहब है और जिंदगी के हर मोड़ पर एहतराम इंसानियत की ताकीद करता है। कॉन्फ्रेंस में दीगर मज़ाहिब के पेशवाओं ने शिरकत की। मजहबी पेशवाओं ने मजहबी रवादारी पर जोर दिया और कॉन्फ्रेंस के जरिए गंगा जमनी तहजीब को बनाए रखने की कोशिशों की सताइश की। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए बैन मज़ाहिब मुकालमे के इनेकाद का पैगाम दिया गया। इजलास के दौरान मुतादिद किताबों और रसाइल व जराइद का इजरा किया गया और मुतादिद
आमंत्रित मेहमानों को मोमेंटो पेश किया गया। बिला किसी तशद्दुद के और बिला किसी घबराहट और बुज़दिली के दीन पर साबित रहेंगे, लेकिन दीन के नाम पर कोई फितना नहीं होने देंगे। ये हमारा मनहजो उसूल। आगे बढ़ते हैं। मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फरोख्त के लिए हुकूमती पॉलिसियां कामयाब साबित हो रही हैं। माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक गाड़ियां आलूदगी को कम करने में भी मददगार साबित होंगी। हुकूमत के इस इक़दाम का मकसद साफ और बरक़ी नक़्लो हमल की तरफ हिंदुस्तान के सफर को तेज करना है। हुकूमत की तरफ से मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फरोख्त को बढ़ाने और इसे अपनाने की हौसला अफजाई के लिए मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं, जिसकी वजह से पिछले कुछ महीनों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फरोख्त में जबरदस्त इजाफा हुआ है। ईवी के जरिए बेहतर सड़क, हवा और बेहतर माहौल कैसे बनाया जा सकता है, इस पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें मरकजी वजीर मनोहर लाल ने बरक़ी गाड़ियों की रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया और कहा कि हुकूमत के इस इक़दाम का मकसद साफ सुथरा और बरक़ी नक़्लो हमल की जानिब भारत के सफर को रफ्तार देना है। ऐसा मैं कहूँगा कि नोबल कॉज के लिए जो ईवी सर्विसेज नाते से कार्यक्रम ब्रीद नाम से शुरू किया गया है, इसका बहुत लाभ खास करके दिल्ली जैसे शहर में इसकी बड़ी आवश्यकता थी। और इसको सबसे पहले चरण में हम जितने सरकारी व्हीकल्स हैं, अफसरों की गाड़ियां हैं, हमारे कर्मचारियों के जो वाहन हैं और भी जो उपयोग आने वाले वाहन हैं, उनको सबको ईवी सर्विसेज पर लाएंगे ताकि प्रदूषण में कमी लाई जा सके। मरकजी हुकूमत की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम EMPS और PM E-ड्राइव स्कीमों के जरिए इस माली साल यानी 2024-25 में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की फरोख्त बढ़कर 5,71,411 यूनिट हो गई है। इसी अरसे के दौरान ई रिक्शा और ई कार्ट समेत इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर की फरोख्त 1,164 यूनिट तक पहुंच गई, जबकि L5 कैटेगरी में इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर की फरोख्त 71,501 यूनिट तक पहुंच गई। स्कीमों की वजह से आने वाले वक्त में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फरोख्त में मजीद इजाफा मुतवक्की है। केंद्र सरकार के जितने भी स्कीम्स हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को सपोर्ट कर रही हैं, इसलिए PM E-बस सेवा, पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म, नेशनल इलेक्ट्रिक बस प्रोग्राम, PM E-ड्राइव, PLI स्कीम, तमाम तरह के सबों का प्रेशर यही है कि धीरे धीरे लोग जो हैं उस ओर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर बढ़े। प्रोग्राम के दौरान मरकजी वजीर मनोहर लाल ने एक इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर चलाने की भी कोशिश की, जबकि इलेक्ट्रिक गाड़ियां माहौल दोस्त हैं, वो आलूदगी को कम करने में भी कारगर साबित हो सकती हैं। उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक गाड़ियां हर तरह से सबकी तवक्कुआत पर पूरा उतरती नजर आएंगी। हिंदुस्तान अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मार्केट को बढ़ाता हुआ नजर आएगा। मुकुल शर्मा की रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। और गैर मुल्की खबरों में हिजबुल्लाह पर पेजर हमले के सिलसिले में इसराइल ने पहली बार अवामी तौर पर कहा है कि इस हमले की मंजूरी वजीर आजम के दफ्तर ने दी थी। कल इसराइली वजीर आजम ने खुलेआम एतराफ किया कि उन्होंने सितंबर में हिजबुल्लाह पर पेजर हमले की मंजूरी दी थी, जिससे लेबनान भर में सैकड़ों पेजर्स और वॉकी टॉकीज फट गए। इस हमले में हिजबुल्लाह के 40 से जायद जंगजू और साथी अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जबकि 3000 से जायद अफराद जख्मी हुए। सितंबर में मवासलाती आलात में होने वाले धमाकों के बाद हिजबुल्लाह ने इस हमले का इल्जाम इसराइल पर आयद किया था। ताहम इसराइल ने इस वक्त इस हमले पर कुछ कहने से इनकार कर दिया था। और नीदरलैंड के दारुल हुकूमत एम्स्टरडैम में पुलिस ने 100 से जायद फलस्तीनी हामी मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। उन्होंने एम्स्टरडैम में इसराइली फुटबॉल के हामियों पर हमले के बाद मुजाहिरों पर पाबंदी के खिलाफ वर्जी की और सैकड़ों मुजाहिरीन दारुल हुकूमत के डाम स्क्वायर में जमा हुए और आज़ाद फ़लस्तीन के नारे लगाए और एम्स्टरडैम पर गजा जंग के हवाले से नस्लकुशी की इल्जामात आयद किए। मशरक़ी क्यूबा में 6.8 शिद्दत का ज़लज़ला आया, जिसके बाद पूरे खित्ते में शदीद झटके आए। जजीरे के दूसरे सबसे बड़े शहर सैंटियागो और आसपास के देही इलाकों में इमारतें हिल गईं। ज़लज़ले के मरकज के करीब पायलोन में कुछ नुकसान की इत्तला मिली है। इलाके के मकीनों का कहना है कि ज़लज़ला बहुत शदीद था। और आइए नाज़रीन, अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर।
नाज़रीन, अखबारात के जायजे में सबसे पहले बात रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की और सफ़े अव्वल की इस अखबार की सुर्खी है कि महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए महायुति और MVA के इंतखाबी मंशूर को जारी कर दिया गया है। और अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी इत्तेहाद का किसानों के कर्ज मुआफ करने का वादा किया गया है। और साथ में आपको बता दें कि फिलहाल वजीर आला एकनाथ शिंदे हैं। अगले वजीर आला का फैसला इलेक्शन के बाद महायुति की पार्टियां करेंगी। वजीर दाखिला अमित शाह का ये बयान है। और वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इत्तेहाद का 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है उन्होंने। और साथ में आपको ये बता दें कि जात पर मबनी मर्दमशुमारी की जाएगी और 50% रिजर्वेशन की हद खत्म करके तमिलनाडु की तर्ज पर निजाम बनाया जाएगा, ये कांग्रेस का कहना है। और आइए अब अगली सुर्खी देख लेते हैं। दिल्ली में हम सभी जानते हैं कि आलूदगी अपनी आखिरी सतह तक पहुंच रही है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी नज़र आ रहे हैं आलूदगी से। इसी ताल्लुक से ये खबर है, आलूदगी से दिल्ली वालों को फिलहाल कोई राहत मिलती नहीं नज़र आ रही है और आलूदगी से परेशान लोगों को फिलहाल कोई राहत नहीं मिलेगी। और मुसलसल 12वें दिन औसत AQI 300 के ऊपर यानी इंतहाई ख़राब जुमरे में रहा है, जिससे काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा कहा यह जा रहा है कि अगर ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, वो ज़्यादा बेहतर है। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी। तकनीकी तरक्यात के इस अहद में तरजीहात में तेज़ी से तब्दीली आ रही है। ये आपको बता दें कि ये ख्यालात का इज़हार कौमी उर्दू कौंसिल के ज़ेर एहतमाम हिंदुस्तानी ज़बानों का मरकज़ JNU के इश्तराक से मुनक़िद हुआ। और सह रोज़ा सेमिनार के अख्तामी इजलास में कौमी उर्दू कौंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शम्स इकबाल ने ये बात कही है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इसका मकसद ये भी है कि ज़बान अदब को के अंदर जो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, जो बहुत से कलेश हैं, उनसे ज़बान अदब को आज़ाद करना है। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी नाज़रीन। गज़ा और लेबनान पर इसराइल की खौफनाक बमबारी। शुमाली गज़ा में 13 बच्चों समेत 30 और लेबनान में 40 अफराद शहीद बताए जा रहे हैं। और अब देख लेते हैं एक और सुर्खी। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा दबाव की पॉलिसी को तब्दील करें, ईरान का ये कहना है। ईरान की तरफ से मौक़िफ़ ईरान के नायब सदर बराए स्ट्रेटेजिक उमूर जवाद ज़रीफ के हवाले से नाज़रीन सामने आया है। और जवाद ज़रीफ ने कहा है कि गुफ्तगू करते हुए रिपोर्टर से कि ट्रंप को लाजमन ये जाहिर करना पड़ेगा कि वो माजी की जो गलत पॉलिसियों को इख्तियार कर रहे थे उसमें वो बदलाव लाएंगे। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी। रूसी नायब वजीर आजम की हिंदुस्तान आमद हो। जी हां, रूस के पहले नायब वजीर आजम डेनिस मांत्रोदोव हिंदुस्तान रूस बैन हुकूमती कमीशन की मीटिंग में शिरकत के लिए 2 रोज़ा दौरे पर हिंदुस्तान आज पहुंच जाएंगे। और यहां ये मालूमात देते हुए रूस के सिफारत खाने ने कहा कि मिस्टर मांत्रोदोव मुंबई में रूसी हिंदुस्तानी बिजनेस फोरम के मुकम्मल इजलास में शिरकत के लिए हिंदुस्तान पहुंचेंगे और कई खास और अहम उमूर पर बातचीत के भी इम्कानात बताए गए हैं। और अब चलते चलते एक और सुर्खी पर नजर डाल लेते हैं। इमामुल हिंद की अहद साज शख्सियत। कई अखबारात ने नाजरीन आपको बता दें कि अबुल कलाम आज़ाद पर कई मजमून शाये किए हैं। आज 11 नवंबर यौम पैदाइश मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का और इसी ताल्लुक़ से कई मजमून इन पर शाये किए गए हैं। मर्द मुजाहिद, बेबाक सहाफ़ी, मुसन्निफ, शायर और आलिम दीन और सबसे बड़ी बात आज़ाद भारत के पहले वजीर तालीम रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और आज के दिन इन्हीं पर यौम तालीम भी मनाया जाता है। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब, कुछ और खबरें देख लेते हैं। खेल की खबरों की बात करें तो जनूबी अफ्रीका ने दूसरे T20 इंटरनेशनल में भारत को 3 विकेट से शिकस्त देकर 4 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। भारत को 6 विकेट पर 124 रन तक महदूद करने के बाद जनूबी अफ्रीका ने हदफ 19 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। जनूबी अफ्रीका के लिए ट्रेस्टन ने 41 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 47 रन बनाए, जबकि जेराल्ड ने आखिरी ओवर्स में 9 गेंदों पर नॉट आउट 19 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। और आइए अब जानते हैं मौसम का मिजाज।
नाजरीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।